डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम को। सिंपली एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, यानी जो हमारी एंगुलर मोशन है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। बॉडी द क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट अ बॉडी पोजेस, जो बॉडी है वो कितनी एंगुलर मोशन पोजेस करती है, एंगुलर मोशन ज़्यादा है या कम है, इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। यानी किसी बॉडी में एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होता है, किसी बॉडी में एंगुलर मोमेंटम कम होता है। ये डिपेंड करते हैं तीन चीज़ों पे। सबसे पहली चीज़ है मास, कि जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर मोमेंटम होगा। दूसरी चीज़ है के स्क्वायर, यानी जो मास है वो एक्सिस से कितना दूर है या कितना करीब है। अगर मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस करीब है, के यानी छोटा होगा, के का जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा तो मोमेंटम कम होगा। और अगर दूर है मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस तो के ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ है वेलोसिटी, कि जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है जो कि एंगुलर मोमेंटम जिस पे डिपेंड करता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी मास का एक्सिस से डिस्टेंस कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर हम सिंपल इसके बात करें तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के। यहाँ हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला पुट कर दिया है इनर्शिया की जगह, जिसकी वजह से ये तीन फैक्टर आ गए जिस पे मोमेंटम डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इनर्शिया क्योंकि मास और के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हम पहले भी ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि के होता है डिस्टेंस ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना दूर होगा मास, उतना ज़्यादा होगा इनर्शिया, और जितना कम होगा डिस्टेंस उतना कम होगा इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है? सिंपली चेंज इन मोशन, यानी मोशन को चेंज करते हुए जो आपको फोर्स लग रही है, जो आपको पावर लग रही है, जो आपको रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, वो है इनर्शिया। तो जितना कम होगा इनर्शिया उतनी कम आपको रेजिस्टेंस आएगी किसी भी मोशन को स्टार्ट करने में या रोकने में। तो अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, के किसी भी बॉडी में कितनी ज़्यादा एंगुलर मोशन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ी बॉल है, उसका मास ज़्यादा होगा, उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी तो उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। जबकि अगर कोई पिंग पोंग बॉल है, छोटी सी बॉल है, उसका मास कम होगा तो उसमें मोमेंटम भी कम होगा। लेकिन ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई रुकी हुई है बॉल, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर वेलोसिटी हो गई तभी एंगुलर मोमेंटम होगा। नेक्स्ट है टोटल मोमेंटम, यानी बॉडी का हम टोटल मोमेंटम किस तरह निकाल सकते हैं। तो बॉडी का टोटल मोमेंटम निकालने के लिए हमें हर बॉडी सेगमेंट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको ऐड करना होगा। अब हर बॉडी सेगमेंट का हम एंगुलर मोमेंटम किस तरह निकालेंगे? तो दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक बॉडी सेगमेंट का मोमेंटम निकालते हैं। तो मोमेंटम निकालने के लिए दो चीज़ें हैं, लोकल टर्म और रिमोट टर्म। लोकल टर्म का मतलब है कि सेगमेंट, उस सेगमेंट का जो एंगुलर मोमेंटम है अराउंड इट्स ओन सेगमेंटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो हम निकालेंगे। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है जिसका हमने एक पाँव का, एक लिम्ब का जो है वो मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम निकालने के लिए दो चीज़ें होंगी, लोकल टर्म एंड रिमोट टर्म। लोकल टर्म में क्या होता है कि इस सेगमेंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे अराउंड इट्स ओन सेगमेंटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके अराउंड जो है हम सेगमेंटल जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इस सेगमेंट का, लोकल टर्म में। और जो रिमोट टर्म है उसमें क्या होता है, इस सेगमेंट का विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अराउंड इस सेगमेंट का क्या मोमेंटम है वो हम निकालेंगे। तो उसको हम कहते हैं रिमोट टर्म। तो ये लोकल टर्म और रिमोट टर्म, ये दोनों चीज़ें मिल के जो है वो एक बॉडी सेगमेंट का जो है वो हम मोमेंटम निकालते हैं, यानी खाली एक लिम्ब का। तो इसी तरह हम जो है वो पूरी बॉडी का निकाल सकते हैं कि एक लिम्ब का इस तरह लोकल टर्म रिमोट टर्म को ऐड करके निकालें, फिर दूसरे लिम्ब का, फिर तीसरे लिम्ब का। तो इस तरह हम पूरी बॉडी का मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें लोकल टर्म और रिमोट टर्म का फार्मूला, तो खाली एक सेगमेंट का, यानी खाली एक लिम्ब का निकालने के लिए हम लोकल टर्म को पुट करेंगे। IS जो है वो इनर्शिया है सेगमेंट की, यहाँ से यहाँ तक जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का इनर्शिया है। WS जो है वो इस सेगमेंट की जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको हम कह रहे हैं लोकल टर्म। जबकि जो दूसरा ये है लोकल टर्म,
जबकि ये है रिमोट टर्म का फार्मूला। रिमोट टर्म में क्या है, इस सेगमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सारा जो ताल्लुक है उसको कहेंगे रिमोट टर्म। तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इस लिम्ब में मैस है उसको हम कहेंगे m। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो मैस है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे r स्क्वायर, यानी मैस डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। और जो ये एंगुलर वेलोसिटी है ये उस लिम्ब की एंगुलर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो है वो रिमोट टर्म हो गया, यानी सारी चीज़ें जो है वो इस सेगमेंट की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा है लोकल टर्म, खाली इस सेगमेंट का जो है वो मोमेंटम, उसको हम कहेंगे लोकल टर्म। तो ये दोनों मोमेंटम को ऐड करने से हमारा एक लिम्ब का जो है वो मोमेंटम आएगा। अगर हमें पूरी बॉडी का मोमेंटम फाइंड करना है तो हम हर सेगमेंट इस तरह, इस पाँव का, दूसरे पाँव का, एक हाथ का, दूसरे हाथ का, ट्रंक का, सबके इसी तरह लोकल टर्म रिमोट टर्म को ऐड करके पूरी बॉडी का जो है वो हम मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले हमने बात कर ली मोमेंटम क्या होता है, किस तरह फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बॉडी के मोमेंटम हम किस तरह कंजर्व रहता है, कौन सा लॉ है। तो एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो ये कहता है कि the total angular momentum of a given system remains constant in the absence of external torque। यानी जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती बॉडी के ऊपर तब तक उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटी तो ऑब्वियसली लग रही होती है, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो उसको हम कहेंगे कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। टॉर्क हम बात करते हैं जब हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं। जब हम लीनियर मोशन में हम होते हैं तो हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स लग रही है, फोर्स नहीं लग रही। जब हम जो है वो एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो फोर्स को हम कहते हैं कि वो टॉर्क है, यानी फोर्स का जो एंगुलर कंपोनेंट होता है वो होता है टॉर्क। तो हम हर जगह टॉर्क को डिस्कस करेंगे। टॉर्क का सिंपल मतलब यही है कि फोर्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आपको एग्जांपल के साथ स्टडी करूँगी। इसकी एग्जांपल्स 3 है, डाइविंग है, ट्रैम्पोलाइनिंग है और जो जिम्नास्टिक। इन तीनों में जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स। अगर हम डाइविंग को डिस्कस करें तो डाइविंग में जो एंगुलर मोमेंटम जब टेक ऑफ कर रहे हैं तब जो एंगुलर मोमेंटम है वो थ्रू आउट द डाइव सेम रहता है, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले स्टेज की बात करें, यानी जब डाइवर जो है वो लेआउट पोजीशन से टक पोजीशन में आता है। हमने अभी पीछे बात की थी लेआउट और टक पोजीशन की। टक पोजीशन वो पोजीशन थी जिसमें बिल्कुल बंदा क्लोज होता है, उसकी लेग्स करीब होती है उसकी बॉडी से, तो वो था टक पोजीशन। और लेआउट पोजीशन थी कि बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो उसको लेआउट पोजीशन हमने कहा था। तो लेआउट पोजीशन से जब वो टक पोजीशन में जाता है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट से जब वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेता है तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिक्रीज़ करता है, क्योंकि लेआउट पोजीशन में बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट होती है। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, जो मतलब मास होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, वो बहुत ज़्यादा होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ज़्यादा होती है तो इनर्शिया लेआउट पोजीशन में बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। लेकिन जब वो अपनी टक पोजीशन में आता है, यानी अपनी बिल्कुल फीट्स को क्लोज कर लेता है और अपने आप को बिल्कुल छोटा कर लेता है, तो जो हमारा रेडियस होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, उसकी मास विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस डिक्रीज़ कर जाती है। तो जिसकी वजह से जो उसका इनर्शिया होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो क्योंकि इनर्शिया ने डिक्रीज़ किया है तो वेलोसिटी ने इंक्रीज़ करना होता है, यानी ये फार्मूला होता है मोमेंटम का, H इज इक्वल टू इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। तो जब बॉडी का इनर्शिया डिक्रीज़ हुआ है तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ताकि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, मोमेंटम चेंज ना हो। एक क्वांटिटी डिक्रीज़ की है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी। तो लेआउट से जब हम टक पे आएंगे तो हमारा इनर्शिया डिक्रीज़ करेगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ करेगी। ये वो इसलिए करता है ताकि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो, ताकि जब जो है वो उसने सोमरसॉल्ट करना है, यानी अपनी बॉडी को रोटेट करना है, तो उसके लिए उसको वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो लेआउट से वो टक पोजीशन में वो इसीलिए आता है ताकि वो सोमरसॉल्ट कर सके विद ग्रेटर वेलोसिटी, अपनी बॉडी को रोटेट कर सके। जब सोमरसॉल्ट वो कर लेता है, अपनी बॉडी को रोटेट कर लेता है, तो फिर वो दोबारा टक पोजीशन से लेआउट पोजीशन में आ जाता है, यानी वो जो उसकी क्लोज पोजीशन होती है उससे वो अपनी ओपन पोजीशन में आ जाता है, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेट कर लेता है। तो उसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जो रेडियस होता है वो इंक्रीज़ करता है। टक पोजीशन में कम होता है इनर्शिया, जबकि लेआउट में ज़्यादा होता है इनर्शिया। तो कम से ज़्यादा यानी इनर्शिया ने इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से वेलोसिटी अब क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ताकि जो मोमेंटम है उसको कंजर्व रह सके। वो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी। ये वो इसलिए करता है ताकि वो
परफेक्टली मिनिमल वेलोसिटी के साथ जो है वो वर्टिकली उसके अंदर वाटर के अंदर जंप कर सके जा सके। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले हमने फाइंडिंग की बात कर ली, किस तरह फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम को, फिर हमने कंजर्वेशन की बात कर ली, अब हम ट्रांसफ़र की बात करेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो सकता है ट्रांसफ़र कि नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये एंगुलर मोमेंटम किस तरह वो ट्रांसफ़र कर सकता है, वो अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको ट्रांसफ़र कर लेता है फ्रॉम वन प्रिंसिपल एक्सिस टू अनदर। यानी एक एक्सिस से वो अपनी दूसरी एक्सिस पे जो है वो मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है, ताकि जो उसकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो एक प्रिंसिपल एक्सिस से दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस पे जाए और इस तरह वो एंगुलर मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन वो एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक जो है वो इस पर एक्सटर्नल कोई टॉर्क ना लगे। तो एसिमेट्रिक आर्म मूवमेंट्स और रोटेशन ऑफ हिप्स, जिसको हुला मूवमेंट कहते हैं, तो ये दो मूवमेंट्स करके वो अपनी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको चेंज कर सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम कैट्स रोटेशन की बात करेंगे। कैट्स रोटेशन क्या होती है कि जो कैट होती है जब वो लिफ्ट कर रही होती है, नीचे ज़मीन पे आ रही होती है, मतलब जंप करके, तो वो अपनी बॉडी को पाइक पोजीशन में ले आती है, 90 पाइक पोजीशन में, 90 पाइक पोजीशन में ले आती है, जिसकी वजह से उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है। किस तरह ज़ीरो होता है, एक बॉडी जो है वो एक तरफ रोटेट कर रही है जबकि दूसरी बॉडी पार्ट उसका ऑपोजिट रोटेट कर रहा है, तो एक की डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरी की डायरेक्शन नेगेटिव, तो जो उसका मोमेंटम होता है वो ज़ीरो रहता है, एंगुलर मोमेंटम यानी कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो मोमेंटम को वो कंजर्व रख के फिर जो है वो ये मूवमेंट करती है। और ये जो मूवमेंट होती है इसकी ये 2 फेजेज़ में होती है। पहले फेज़ में क्या होता है कि बॉडी का एक पार्ट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रोटेट करता है, फिर दूसरे फेज़ में क्या होता है, दूसरा बॉडी का पार्ट जो है वो दूसरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो है वो, मतलब दूसरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव करता है। तो इस तरह ये अपनी बॉडी को रोटेट करके जो है वो ईज़िली जो है वो नीचे अपनी जो है वो, मतलब कि ज़मीन के ऊपर जो है वो लैंड कर जाती है। तो इसी को यूज़ करते हुए कैट्स रोटेशन के जो डाइवर्स होते हैं वो भी अपनी पोजीशन को 90 पाइक पे ले आते हैं, जिसकी वजह से वो ईज़िली 180 या 450 डिग्री जो है वो रोटेट कर लेते हैं। उनको जो रोटेशन होती है उसमें ईज़िली वो कर लेते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही इसलिए होती है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी पे कम लग रहा होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन कम होता है, जो डिस्टेंस होता है मास का विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस वो कम होता है, जिसकी वजह से इजीली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वो रोटेशन स्टार्ट कर लेती है बनिस्बत के सजाइटल एक्सिस या फ्रंटल एक्सिस में करें। अब हम बात करेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ट्रांसफ़र इन एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमने बात की थी कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगे और जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो। तो एंगुलर मोमेंटम तभी चेंज होगा जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क यानी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जो कि एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगी। जो एक्सटर्नल टॉर्क लगता है उसको हम बेसिकली कहते हैं एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, टॉर्क और जो टाइम होता है उसको मल्टीप्लाई करके एंगुलर इम्पल्स निकलता है। यानी जो टॉर्क लगा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है, वो कितने टाइम के लिए लगी है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है एंगुलर इम्पल्स। इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप होता है कि जब जो है वो इम्पल्स लगती है यानी एक्सटर्नल टॉर्क लगता है फॉर टाइम इंटरवल, तो जो मोमेंटम होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे इस तरह है कि अगर टॉर्क ज़्यादा लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लग रही है कम टाइम के लिए, तब भी जो है वो ये मोमेंटम चेंज हो जाएगा। या अगर टॉर्क कम लग रहा है और ज़्यादा टाइम के लिए टॉर्क कम लग रहा है, तब भी जो है वो ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। इसको हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल जो है चेंज होगा मोमेंटम, फाइनल से मतलब इनिशियल जो था उससे चेंज हो जाएगा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बन जाएगा। यानी मोमेंटम में चेंज आया है जब जो है वो इम्पल्स लगेगी यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा। अगर हम टॉर्क का फार्मूला देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ यानी फोर्स और डिस्टेंस। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें भी जो है वो अफेक्ट करती हैं इम्पल्स को मोमेंटम पे। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉज। जिस तरह लीनियर 3 न्यूटन के लॉज होते हैं, इसी तरह जो है वो न्यूटन्स के एंगुलर मोशन पे भी लॉज लगते हैं। पहला लॉ है
अ रोटेटिंग बॉडी विल मेंटेन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रोटेशनल मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क, यानी बॉडी जो है वो अपनी मेंटेन करेगी कांस्टेंट रोटेशन को, कांस्टेंट एंगुलर मोशन को, अनलेस के कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क लगे। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास जो कि लीनियर में हम पढ़ते थे, F इक्वल टू ma। इसमें हमारे पास क्योंकि F जो है फोर्स को हम एंगुलर मोशन में टॉर्क कहते हैं, मास को हम एंगुलर मोशन में इनर्शिया कहते हैं, और एसेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एसेलरेशन। तो अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ कहता है कि जो नेट टॉर्क है वो जो है वो नेट टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एसेलरेशन, नेट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंगुलर एसेलरेशन को, और जो एसेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टॉर्क से, टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, जबकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया का फार्मूला था मास और के स्क्वायर, यानी मास कितना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो जितना मास ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें मेहनत लगेगी, फोर्स लगेगी, मतलब चेंज करने में किसी भी टॉर्क जो है, जो फोर्स है वो मतलब एसेलरेशन क्या है, चेंज इन मोशन, तो उतनी ज़्यादा हमें फोर्स लगेगी अपनी मोशन को चेंज करने में जितना ज़्यादा जो है वो हमारा मास होगा। तो नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी टॉर्क एक्सर्टेड ऑन अनदर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट, यानी फर्स्ट ने अगर टॉर्क लगा है तो सेकंड भी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टॉर्क लगाएगा। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि अगर कोई वॉलीबॉल प्लेयर है तो वो अपने आर्म्स को आगे की तरफ बॉल को पुश करने के लिए मारता है, तो उसकी जो नीचे वाली लेग्स होती हैं वो ऑपोजिट में जो है वो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, ताकि जो एक्शन है उसका जो है वो रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपली वो फोर्स है जो कि जो कि रोटेटिंग बॉडी है उसको जो है वो रोटेट कराती है, बॉडी को रोटेट कराती है, और मतलब कि दूसरी डायरेक्शन में नहीं थ्रो करती, विद इन द सेंटर उसको रोटेट कराती है। वो प्रिवेंट करती है कि जो रोटेटिंग बॉडी है वो लीव ना करे सर्कुलर पाथ को। तो इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि यही वो फोर्स है जो कि बॉडी को रोटेट कराती है सर्कुलर पाथ में, और प्रिवेंट करती है कि बॉडी जो है वो आउटसाइड डायरेक्शन में ना जाए, सर्कुलर पाथ से लीव ना करे। ये जो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन होती है ये ऑलवेज जो है वो सेंटर की तरफ होती है, सेंटर ऑफ रोटेशन की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स ही जो है वो प्रोड्यूस करते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ एसेलरेशन को, यानी जो एसेलरेशन का दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल। तो जो रेडियल कंपोनेंट होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला देखें तो Fc इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इक्वल है ma के। ए जो है वो रेडियल एसेलरेशन है, यहाँ रेडियल एसेलरेशन का फार्मूला है v²r, तो इसको हम एक ही जगह पुट कर देंगे v²r को। v जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी डालें तो फार्मूला इस तरह से हो जाएगा mr ओमेगा²। यहाँ पे जो है वो हम बात करेंगे जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, ओमेगा के एंगुलर स्पीड, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है इसका, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। जब भी कोई साइकिलिस्ट है जो कि कोई सर्कल के अराउंड, कर्व के अराउंड मूव करता है, तो वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा लीन कर लेता है, ताकि जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी रोटेट करते हुए, तो ताकि ये आउटसाइड डायरेक्शन में गिरे ना, तो ये क्या करेगा कि अपनी बॉडी को लीन कर लेगा टुवर्ड्स द कर्व, ताकि जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है वो भी उसको मतलब कम से कम हो, और ये अपनी जो स्पीड है उसको भी रिड्यूस कर लेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो वो स्पीड को कम कर लेगा ताकि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स उसको कम लगे। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि पुश करती है ऑब्जेक्ट को आउटसाइड द सेंटर, यानी सेंटर से बाहर निकालती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो बॉडी ऑब्वियसली आउटसाइड मूव करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट करेगी। तो जो सेंटर के करीब लगती है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड्स द एक्सिस लगती है, सेंटर के ऊपर लगती है, जो कि बॉडी को रोटेट कराती है, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बॉडी को आउटसाइड द सर्कल यानी कर्व से दूर रोटेट करवाती है।